हेलो एवरी स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान की पुस्तक भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार। जब भी हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमारा पहला प्रश्न ये होता है कि हम इस पुस्तक को क्यों पढ़ते हैं। तो उसका आंसर मिलता है कि इस किताब में हमें भारतीय संविधान के बारे में बताया गया है। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं कि संविधान क्या है। तो ऑप्शन ए है केवल कानूनों का संग्रह है। ऑप्शन बी है किसी देश के शासन की मूल रूपरेखा और सर्वोच्च विधि है। ऑप्शन सी है न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का संग्रह है। और ऑप्शन डी है केवल नागरिकों के अधिकारों की सूची है। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन या सबसे बेस्ट आंसर है कि किसी देश के शासन की मूल रूपरेखा और सर्वोच्च विधि है। तो संविधान में क्या बताया गया है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलती है उसके बारे में बताया जाता है संविधान में। तो राइट आंसर होगा इसका बी, किसी देश के शासन की मूल रूपरेखा और सर्वोच्च विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का एक प्रमुख कार्य क्या है। तो संविधान का सबसे बड़ा प्रमुख कार्य कौन सा है। ऑप्शन ए समाज को असीमित शक्तियां प्रदान करना, समाज में न्यूनतम संबंध और विश्वास बनाए रखने हेतु बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध करवाना, केवल न्यायपालिका की शक्तियों का निर्धारण करना, और ऑप्शन डी है केवल चुनाव कराने के नियम बनाना। तो जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसमें एक प्रश्न आता है बार बार कि हम संविधान का पालन क्यों करते हैं। तो उसका आंसर होता है कि संविधान का पालन हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि संविधान का पालन करने से हमें फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होगा वो बाद में होगा, लेकिन अभी ये हमें विश्वास है। तो संविधान का प्रमुख कार्य होता है कि समाज में न्यूनतम संबंध और विश्वास बनाए रखने हेतु बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध करवाता है, जिस समूह पर नियमों का जो समूह होता है उस पर सभी लोग विश्वास करते हैं कि यदि हम इनका पालन करेंगे तो हमें लाभ होगा। तो इसका राइट आंसर होगा समाज में न्यूनतम संबंध और विश्वास बनाए रखने हेतु बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध करवाना। बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार कैसे निर्मित होगी, ये निर्धारित कौन करता है। तो ये डिसाइड कौन करता है कि समाज में, समाज का मतलब यहाँ पर राज्य से है, जाति से नहीं है। समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार कैसे निर्मित होगी, ये निर्धारित कौन करता है। तो ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है न्यायपालिका, ऑप्शन सी है संविधान, और ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग। तो ये काम कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, कौन निर्णय ले सकता है, और सरकार का गठन किस प्रकार से होगा, किस विधि से होगा, ये तय करता है संविधान। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सरकार की शक्तियों को किस प्रकार सीमित करता है। तो संविधान का एक प्रमुख काम होता है कि सरकार की शक्तियों को सीमित करना। तो ऑप्शन ए है सरकार की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करके, ऑप्शन बी है केवल न्यायपालिका को अधिक शक्तियां देकर, ऑप्शन सी है नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करके ताकि कोई भी सरकार उनका उल्लंघन ना कर सके, और ऑप्शन डी है केवल चुनाव संबंधी नियम बनाकर। तो किसी भी सरकार की सीमित शक्तियों का मतलब है कि सरकार को ये पता है कि नागरिक अधिकार क्या है और उनका उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कि नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है संविधान, ताकि सरकार को ये पता रहे कि वो उनका उल्लंघन ना करे। जब किसी को ये पता होता है कि आप उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि उसकी शक्ति ऑटोमेटिक सीमित हो गई, लिमिटेड हो गई। तो राइट ऑप्शन होगा इसका सी, कि नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करके ताकि कोई भी सरकार उनका उल्लंघन ना कर सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा कार्य नहीं है। यहाँ पर प्रश्न ट्रिकी हो जाता है कि कौन सा कार्य नहीं है। इसका मतलब 4 ऑप्शन में से 3 तो उसके कार्य होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो संविधान का कार्य नहीं होगा। तो हमें प्रश्न पढ़ते समय भी ये ध्यान रखना है कि उसमें है पूछा है या नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कार्य नहीं है। ऑप्शन ए, सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करना जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। तो ये भी काम है कि संविधान सरकार को ऐसी शक्ति या क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। ऑप्शन बी, समाज को उसकी बुनियादी पहचान प्रदान करना। तो संविधान का एक काम ये भी होता है कि उस राज्य में रहने वाले नागरिकों को एक बुनियादी पहचान प्रदान करता है। ऑप्शन सी है, शासन की संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा भी निर्धारित करता है। तो संविधान का तीसरा काम भी है कि शासन की जो संस्थाएं होती है, जो विभिन्न अंग होते हैं सरकार के, जैसे कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है और विभिन्न प्रकार के आयोग है, उनमें एक संतुलित रूपरेखा प्रदान करता है। संतुलित रूपरेखा का मतलब है कि उन्हें उतनी शक्ति दी जाती है ताकि वो अपना कार्य प्रभावी रूप से पूरा कर सके, और उतनी भी नहीं दी जाती कि किसी दूसरे के कार्य में वो बाधा उत्पन्न कर सके। तो ये भी काम है। ऑप्शन डी है, सरकार को कानून से ऊपर और असीमित शक्तियां प्रदान करना। तो यही ऑप्शन गलत है। ये काम संविधान का नहीं है कि सरकार को कानून से ऊपर और असीमित शक्तियां प्रदान कर दें। संविधान के द्वारा सरकार को कानून के अंदर रहकर ही सीमित शक्तियां प्रदान की जाती है। तो राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया गया था। हम बार बार कहते हैं कि जो संविधान सभा ने हमारे लिए संविधान बनाया है उसको हम क्यों मानते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जिन्होंने संविधान बनाया था वो भारत की जनता के द्वारा ही चुने गए थे। तो वो निर्वाचन या चुनाव किस पद्धति के द्वारा हुआ था, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो वो पद्धति थी प्रत्यक्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा। ऑप्शन बी, ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से, और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के माध्यम से। तो जब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको, तो भारत में 1935 में एक अधिनियम आया था जिसे हम भारत शासन अधिनियम कहते हैं, और इस अधिनियम के माध्यम से उस समय जो प्रांत थे, राज्य थे, उनमें विधानसभाओं के निर्वाचन हुए थे भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। तो प्रांतों की जो विधानसभा के सदस्य थे, जिन्हें हम सिंपल भाषा में आज एमएलए कहते हैं, तो उन्हीं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। तो इस प्रकार के निर्वाचन को हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं कि जनता ने किसी प्रतिनिधि को चुना हो और वो प्रतिनिधि किसी दूसरे प्रतिनिधि को चुनता हो, तो उन्हें हम कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से हुआ था, और उस अप्रत्यक्ष विधि में किसने भाग लिया था, प्रांतीय संविधान सभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर पूछा कौन सा कथन सही है। संविधान सभा के सदस्यों के बारे में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, तो हमने क्या किया है, एक ही प्रश्न में पूरे कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया है। तो प्रारंभ में संविधान सभा में 389 या 389 सदस्य थे। ऑप्शन बी, विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। संविधान पारित करते समय 284 सदस्य उपस्थित थे, और उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी कथन सही है। तो आपको पता है कि संविधान सभा का जो चुनाव है वो वर्ष 1946 में हो गया था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, अर्थात आज़ादी से पहले ही। हमें आज़ादी मिली है 15 अगस्त 1947 को। तो जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस समय भारत, वर्तमान भारत और पाकिस्तान क्षेत्र के
से निर्वाचित होकर आए सभी सदस्य थे। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में संविधान सभा में सदस्य थे 389 अर्थात 389। जब भारत का विभाजन हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो भारत के क्षेत्र से निर्वाचित जो सदस्य थे वो भारत का संविधान बनाएंगे और पाकिस्तान के क्षेत्र से जो निर्वाचित सदस्य थे वो पाकिस्तान का संविधान बनाएंगे। तो भारत के संविधान सभा में जो सदस्य बचे उनकी संख्या थी 299 सदस्य रह गए थे। और तीसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान पारित करते समय 284 सदस्य उपस्थित थे। तो भारतीय संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ या हस्ताक्षरित हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में वहाँ उपस्थित सदस्य थे 284। तो इस प्रकार ये तीनों कथन सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अपना अधिकांश कार्य किस प्रकार किया था? तो संविधान सभा में जो कार्य करने की विधि थी उसके बारे में ये प्रश्न है। ऑप्शन ए बहुमत के बल पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के निर्देश पर, ऑप्शन सी सर्वसम्मति के आधार पर और ऑप्शन डी जनमत संग्रह के द्वारा। तो यहाँ पर हम चारों ऑप्शनों का पहले डिटेल देखते हैं कि क्या कहना चाहता है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए की बहुमत के बल पर, तो इसका मतलब है बार बार वोटिंग हुई है। तो ऐसा भी नहीं है कि हर बार वहाँ पर वोटिंग हुई हो, बहुमत सिद्ध किया गया हो। ऑप्शन बी है कि राष्ट्रपति के निर्देश पर, कि जैसा राष्ट्रपति ने कह दिया हो वैसा ही हर बार कर दिया गया हो। ऑप्शन सी है सर्वसम्मति के आधार पर, इसका मतलब है कि किसी बिंदु पर सबसे ज़्यादा सदस्य सहमत हो। और ऑप्शन डी है जनमत संग्रह के द्वारा। जनमत संग्रह का मतलब होता है जनता से बार बार पूछा गया हो। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सर्वसम्मति के आधार पर। अर्थात संविधान सभा में जो भी डिसीजन लिए गए हैं, ज़्यादातर डिसीजन ऐसे लिए गए हैं जिस पर संविधान सभा के अधिकांश सदस्य सहमत थे। तो राइट ऑप्शन होगा सी, संविधान सभा ने जो कार्य किया है वो सर्वसम्मति के आधार पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उनका सर्वोत्तम सारांश किसमें मिलता है? तो हमने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी उस समय भी हमारे विचार थे कि हम लड़ाई लड़ क्यों रहे हैं, हमें क्या चाहिए। और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय जो विचार थे कि हमें क्या चाहिए, उनको संविधान के किस अंग में हम देख सकते हैं या संविधान के कहाँ पर हम देख सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में, और ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946 में। जिसे हम आज प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं, उसी का मैक्सिमम अंश उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और उसी में बताया गया था कि हम संविधान के माध्यम से जनता को क्या देना चाहते हैं, और उसमें उन सभी चीज़ों को शामिल किया गया जो हम आज़ादी की लड़ाई के समय सहमत थे कि हमें क्या चाहिए और किसके लिए हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से अपनाई गई है? तो भारत के जो संविधान है उस पर एक आरोप भी लगता है, हालांकि वो आरोप पूर्ण रूपेण ठीक नहीं है, और वो यह आरोप है कि इसने बहुत सी चीज़ें दूसरे देशों से उधार ली गई है। तो भारतीय संविधान ने जो संसदीय प्रणाली ली गई है, संसदीय प्रणाली में होता क्या है कि हम जनता हमारे एमएलए एमपी का चुनाव करते हैं, फिर वो कार्यपालिका का चुनाव करते हैं। एमपी जो होते हैं वो प्रधानमंत्री और उनके साथ मंत्रिमंडल का चयन करते हैं, और जो एमएलए होते हैं वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का चयन करते हैं, और फिर मुख्यमंत्री और राज्यपाल मंत्रियों का चयन करते हैं। तो इसे हम कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। तो हमने संसदीय शासन प्रणाली
कहाँ से ली है, अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटेन से या ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन से। तो ये थे पहले चैप्टर से क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। यदि कोई भी कमी है तो उसमें सुधार किया जाएगा। आपके सुझाव भी आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि अगले वीडियो में उन्हें ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।